Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with a new chapter that is lesson 16, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बड़ा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर बड़ा होने का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये चैप्टर कहता क्या है सबसे पहले उस पर ध्यान दे देते हैं हम लोग. ठीक है, तो सुनो अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनो. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, मोटा मोटा यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. इसका मतलब ये होता है कि ये जो चैप्टर है ये फोकस किस चीज़ के ऊपर करता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है वर्क प्लेस सेफ्टी. जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. क्या बताओ? सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. वर्क प्लेस सेफ्टी एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. ठीक है, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस वगैरह है वो भी यहाँ पे बनाया गया है. ठीक है, तो ये चैप्टर मोटा मोटा जहाँ पे आप लोग काम करोगे एंड वहाँ पे हेल्थ जो है उसके ऊपर फोकस करके ये कोड को बनाया गया है. इट्स अ कॉम्बिनेशन अमलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कोड्स, सॉरी लॉस. ठीक है, वो कौन से है देख लो. ये सारे जैसे पहले हम लोग देखते नहीं थे, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, प्लांटेशन लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, वर्किंग जर्नलिस्ट, फिक्सेशन रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, the Motor Transport Workers Act, the Sales Promotion Employees, the BD and Cigar Workers, the Cine Workers and Cinema Theatre Workers Act 1981. सो ये कुछ एक्ट्स है जिसको मिला के टोटल ये बनाया गया है. एंड एज वी ऑल नो कि न्यू लेबर कोड आया है. कोड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस. तो ये सारे लॉस को, एक्ट्स को कंबाइन करके ये जो है आपको फाइनल रिजल्ट चैप्टर 16 मिला है. अंडरस्टूड? एंड व्हाट डज इट डू? इट फोकसेस ऑन द वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग का कंडीशंस ऑन योर साइट. ठीक है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो. करेक्ट? ओके, नाउ ये आपको क्लियर हो चुका है. ये एक्चुअली जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में. ठीक है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा जुलाई 23, 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग. सबसे पहले ये जो salient फीचर्स है, ठीक है, salient फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द कोड, ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता है कि चैप्टर किस बारे में है, क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. तो ये एक बार देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ देखना इंपॉर्टेंट है ज़रूरी. प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होगा आपका पूरा चैप्टर. ये जो है इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है. चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. The salient features and the impact of the code. The salient features and impact of the code. Legislative framework. Framework क्या है? Broad legislative framework for rules, regulations, standards, bylaws. ये सब incorporate किया गया है इस कोड में. ठीक. Impact ये हुआ कि reduces sections. ठीक है, बहुत सारे एक्ट को मिला के बनाया तो sections reduce हो चुके हैं, simpler हो चुका है, simplify हो चुका है, flexible हो चुका है, dynamic legislation बन चुका है. ठीक. अच्छा देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, वन रजिस्ट्रेशन पर एस्टैब्लिशमेंट नॉट मल्टीपल. ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन पे एक ही एस्टैब्लिशमेंट का तुम्हारा हो पाता है. एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन के साथ तो मल्टीपल एरियाज जो है नहीं चला सकते, मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट नहीं चला सकते. ठीक. ओके, सेंट्रलाइज डेटाबेस हो चुका है. प्रोमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्लूड्स ऑनलाइन डीम्ड रजिस्ट्रेशन. अच्छा, कोड का एप्लीकेबिलिटी देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. अप्लाई करता है किन के ऊपर? अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट विथ 10 के ऊपर वर्कर्स. कहीं पर भी 10+ वर्कर्स है तो वहां पे ये अप्लाई हो जाता है. इंक्लूडिंग माइंस, डॉक्स, अप्लाइज इवन वन वर्कर. वन वर्कर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे माइंस एंड डॉक्स में जो काम करे, माइंस एंड डॉक्स, ठीक है,
यहाँ पे जो काम कर रहे लोग, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। पकड़ लो आपके यहाँ पे 10 के कम वर्कर्स काम कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा इफ़ यू वर्किंग इन माइंस एंड डॉक्स। याद रखना, माइंस एंड डॉक्स में कोई मिनिमम नंबर ऑफ नहीं है जिसके ऊपर ये जिसके बाद ये अप्लाई होगा। ये 100% अप्लाई होगा, अगर एक भी वर्कर काम कर रहा हो तब भी अप्लाई होगा। Regarding mines and docks, exclude central and state government offices. Central and state government offices को exclude किया जाता है। वैसे ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर मैंने यहाँ से तुमको करा दिया, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हम लोग आगे देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, क्या होता है बताओ? लेबर करा रहे हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पहले साइन कर लेते हो, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम आप ही का एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहा हो। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हो तो उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। एनहांसेस सेफ्टी हेल्थ कवरेज इंक्लूड्स सर्विस सेक्टर। वर्कर कैटेगरीज को रिफाइन किया गया है, जैसे कि सिने वर्कर्स इंक्लूड्स ऑल ऑडियो विजुअल वर्कर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट भी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को इंक्लूड्स दोज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। इम्पैक्ट इन्हांसेस कवरेज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके माइग्रेंट वर्किंग करते हैं उनके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, एड्रेसेस डिमांड्स फॉर इंक्लूसिव डेफिनेशंस एंड ऑल। तो ये हम लोग आगे जाके और क्लियरली इसको समझेंगे। ठीक है, चलो, फैमिली का डेफिनेशन एक्सटेंड हो चुका है, आगे जाके फैमिली का डेफिनेशन भी है, हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन ना लो। ठीक, उसके बाद वर्कर्स के लिए वेलफेयर प्रोविजंस है, सिंप्लीफाइड एडवाइजरी बोर्ड स्ट्रक्चर है, मल्टीपल कमिटीज बैठते हैं यहाँ पे, रिप्लेस्ड बाय वन नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे मल्टीपल, पहले क्या था? पहले सिर्फ एक नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड था, उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने मल्टीपल कमिटीज बिठाया है। ट्रीपार्टाइट, ठीक है, मतलब एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड स्टेट मिलके बैठ के क्या करते हैं वो लोग, बताओ, एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल दोनों के आते हैं। ठीक है, चलो, बाईपार्टिएट मतलब दो सेफ्टी कमिटीज बैठते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मैंडेट बाईपार्टिएट सेफ्टी कमिटीज इन एस्टैब्लिशमेंट। प्रमोट सेफ्टी हेल्थ कंडीशंस थ्रू वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। यहाँ पे बाईपार्टिएट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो है, दो स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट में कौन कौन रहता है? एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा होता है एम्प्लॉई। तो ये दोनों मिलके बैठ के क्या करते हैं बताओ? कमिटीज वगैरह बनाते हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट। ठीक, अच्छा, विक्टिम compensation from penalties. At least 50% of penalty for employer violation leading to death, serious injuries can go to victim or legal heirs। मतलब पकड़ लो, तुम्हारा कोई स्टैब्लिशमेंट है और वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर ने गलत काम कर दिया है जिसके कारणवश किसी को नुकसान हुआ है, तो जो कंपेंसेशन वैसे तो उसको भरना ही है। जो एम्प्लॉय है तो उसके टुवर्ड्स कंपेंसेशन कौन भरेगा? एम्प्लॉयर भरेगा। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगता है ना वाया द गवर्नमेंट, तो उसका 50% पेनल्टी का जो अमाउंट है वो सीधा सीधा जाएगा टू दैट पर्सन हु इज़ द विक्टिम। गॉट इट? तो ये है, ये आगे जाके और अच्छे से देखेंगे। ओके, यूनिफॉर्म वेलफेयर थ्रेशोल्ड है। उसके बाद ठीक है, वेलफेयर थ्रेशोल्ड मतलब क्रिचेस, कैंटीन्स, फर्स्ट एड, वेलफेयर ऑफिसर्स अक्रॉस स्टैब्लिशमेंट वगैरह, इसके ऊपर प्रोविजंस बनाया गया है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे वुमेन कैन वर्क बियॉन्ड 7 PM एंड बिफोर 6 AM विद कंसेंट। ये पहले नहीं था। हम लोग जब पहले पढ़ते थे क्या पढ़ते थे बताओ? 6 बजे से 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, एंड सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का जो है प्रोविजंस थे। लेकिन अब जो है ये चेंज होकर बियॉन्ड 7 PM भी वुमेन्स काम कर पाएंगे एंड ऑल्सो बिफोर 6 AM भी काम कर पाएंगे विद कंसेंट, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब सेफ्टी वर्क कंडीशन। ऑब्वियसली सेफ्टी वर्क कंडीशंस जो है वो देखा जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड? चलो सुनो एक अच्छे से। सिंप्लीफाइड licensing for contractors, option for single all India license, 5 year validity रहता है, delinked from work order,
फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स इम्पैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसेस करप्शन, पेपर वर्क वगैरह जो है ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जब जब ये सब चीज़ जो है ना ऑल ओवर इंडिया, मतलब पकड़ लो ऑप्शंस फॉर सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस मिल जाए, मतलब एक बार लाइसेंस मिल जाए देन यू कैन वर्क एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग लाइसेंस आपको बनाना पड़ जाए। समझ में आ रहा है? जिसका 5 ईयर वैलिडिटी है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन रुक जाता है। तुम कोई लाइसेंस बनाने जाओ तो बेटा तुमको करप्शन जो इसका सामना करना पड़ता था पहले, अभी भी कहीं कहीं पे करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव चेंज्ड अ लॉट। करेंटली अगर मैं बात करूं तो चेंज्ड अ लॉट, वेरी मच, ठीक है, स्पेशली बैंक्स एंड करप्शन। मतलब क्या है ना कि जो 100% होता था ना वो 10% पे वो छुप छुप के, मतलब बहुत जान के ऊपर रिस्क। एंड आए दिन आप लोग देखते होंगे कि ये ऑफिसर पकड़ा जा रहा है, वो ऑफिसर पकड़ा जा रहा है, तो बहुत रिड्यूस हो चुका है, मिनिमल हो चुका है एकदम, ठीक। फिर कॉन्सोलिडेटेड लाइसेंसिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, वन लाइसेंस फॉर फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बीडी सिगर एस्टैब्लिशमेंट वगैरह वगैरह। रैशनलाइज पेनल्टीज है। उसके बाद रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन है, मतलब ये फीचर है कि कंप्लायंस बर्डन कम हो चुका है, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रोल ट्रांसफॉर्मेशन है। आईसीएफ चूंकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हम लोग कहते हैं, कैन बी असाइंड आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वाया रैंडमाइज कंप्यूटर सिस्टम, कैन सीक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर, ठीक है। मोटा मोटा आपको आइडिया आ चुका है कि इस कोड को बनाने के पीछे क्या रीज़न था एंड क्या क्या डेवलपमेंट्स हम लोग देख पाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी के ऊपर। सेक्शन 1, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल ऑफ द कोड। टाइटल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। कमेंसमेंट नोटिफिकेशन, ये तो नोटिफाई हो चुका है। प्रोविजंस केम इनटू फोर्स नवंबर 21, 2025, इसलिए आप आज पढ़ रहे हो क्योंकि नवंबर में आ चुका है। अब जून की एग्जामिनेशन के लिए ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। Where the code is not applicable to central state government offices or foreign ships of war, ठीक है, foreign ships of war इसके ऊपर applicable नहीं होता, provided that contract labor is applicable to contract labor in central state government offices where government is the principal employer। अगर गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराए, लेबर काम कराए, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस कुछ मैं होमवर्क दूंगा, या 2-3 डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक। इतना अच्छा नोट्स मैंने बना रखा है कि आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़ जो है आप परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके, या फिर आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करो। डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू विद अ मिनिमम डिस्काउंट, रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, एंड देन यू कैन गेट द बुक्स, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, इन्हीं बुक्स को लेकर जो है हमारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं एग्जामिनेशंस। चलो डेफिनेशन में आपको मैं सीधा कराना चाहता हूँ। एडोलेसेंट का मीनिंग तो सबको पता ही है, सेम मीनिंग है एज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया। अडल्ट क्या है? कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ये सिंपल है। अब सीधे इधर आ जाओ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एक हो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सीजी स्टैब्लिशमेंट्स रहेगा, कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, एग्जांपल रेलवे, माइंस, बैंकिंग, पीएसयू एंड देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है, वो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है। ओके। प्रोविजो रिमेन सीजी इवन इफ सीजी इक्विटी इन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ड्रॉप्स बिलो 50%। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अगर सीजी के कंट्रोल में है, तो कब होगा? तब होगा जब 50% से ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, कम से कम 50% जो है वो आप गवर्नमेंट ने स्टेक ले रखा है उस कंपनी में, ठीक है, या फिर स्टैब्लिशमेंट में। लेकिन इस केस में अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनका जो हिस्सा है वो 50% से नीचे भी गिर जाए, फिर भी हम लोग उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मान के चलेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? फॉर फैक्ट्रीज, मोटर ट्रांसपोर्ट, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर, बीड़ी सिगार एस्टैब्लिशमेंट्स एंड अदर नॉन सीजी स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है। जो ये सारे नॉर्मली क्या क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक।
सिंपल चीज, एकदम सिंपल। ओके, अब इधर आ जाओ सीधा सीधा, ये डेफिनेशंस तुमको रीड कर लेना है, ठीक है, आराम से। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का डेफिनेशन देखो, वर्कर हायर्ड बाय थ्रू कॉन्ट्रैक्टर फॉर एस्टैब्लिशमेंट वर्क। हायर किया गया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट वर्क, मतलब किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए। इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। एक्सक्लूड्स रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज विद परमानेंट टर्म्स, पे इंक्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी सबको इंक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड में क्या आता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज, मतलब रेगुलर बेसिस पे इन्हीं एम्प्लॉयज को रखा जाता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इन्हीं एम्प्लॉयज को रखा जाता है, तो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में तो आएगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं से आप लेबर उठा के लेकर आए हो इन कॉन्ट्रैक्ट, और ये पहली बार तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, या फिर दूसरी बार या फिर तीसरी बार, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसके बदले जो है इंक्रीमेंट भी मिलता है इन लेबर्स को, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर नहीं आता। गॉट इट? चलो, उसके बाद सीधा हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो तुमको पता है, पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेज फॉर स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, मैनुअल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, मैनेजरल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सारे एम्प्लॉयज है। पर्सन डिक्लेयर्ड एम्प्लॉय बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर किसी पर्सन को अगर गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली बोल दिया कि भैया ये जो है, ये टाइप के बंदे जो है ये एम्प्लॉय रहेंगे, तो वो भी आ जाएगा। एक्सक्लूड्स आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, ठीक है, एक्सक्लूड आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स। माइंस में पर्सन वर्किंग एज मैनेजर और अंडर ओनर, एजेंट, मैनेजर अपॉइंटमेंट, नॉलेज फॉर माइनिंग ऑप्स, माइन डेवलपमेंट, मशीनरी, मिनरल डिस्पैच, ऑफिस, वेलफेयर, प्रिपरेशन वर्क, ये सारे जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर तो तुमको पता ही है एम्प्लॉयर कौन होता है। एस्टैब्लिशमेंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड बाय वर्कर्स थ्रेशोल्ड, ठीक है, एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशन जिसमें 10 से ऊपर के वर्कर्स हो तो वो एस्टैब्लिशमेंट घोषित हो जाता है। मोटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, ऑडियो वीडियो कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन विद 10+ वर्कर्स, ठीक है, फैक्ट्री विद 10+ वर्कर, माइन और पोर्ट वेयर डॉक वर्क डन, ठीक है, माइन और पोर्ट वेयर डॉक वर्क्स आर डन, ये एस्टैब्लिशमेंट्स है, ठीक है। माइन एंड पोर्ट में तो माइंस, पोर्ट वेयर डॉक वर्क्स आर डन, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पे अगर एक वर्कर भी है तब भी तुम्हारे ऊपर ये लागू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कहीं पर भी हैजर्डियस लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज हो रहा हो, कहीं पर भी कोई भी तुम बिजनेस कर रहे हो, कोई भी तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे हैजर्डियस लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज हो रही हो, वहाँ पे ये थ्रेशोल्ड काम नहीं करता, वहाँ पे एक भी बंदा अगर हो तो तब भी तुम्हारा ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, तुमको इन कोड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जैसे कि माइन वगैरह, माइन बहुत डेंजरस चीज़ होता है, तुमको गड्ढे में जाके तुमको जो है माइनिंग करना होता है, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स को निकालना होता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो माइनिंग बहुत प्रकार की होता है। अंडरस्टूड? तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अच्छा, establishment 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, one deemed establishment for chapter 2 if 10+ workers regardless of factory definition, ये तुम स्किप कर सकते हो, तुमको सिर्फ ये याद रखना है एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि चैप्टर 2 वगैरह जो है ये तुमने अभी तक देखा नहीं है, जब देखेंगे तब करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फैक्ट्री कौन सा है, फैक्ट्री किसको कहा जाता है? फैक्ट्री का डेफिनेशन एकदम नॉर्मल डेफिनेशन जैसा है, विद पावर 20+ वर्कर, विदाउट पावर 40+ वर्कर, ये चेंजेस आया है, ठीक है, पहले क्या था, 20-10 का रेशियो था, अब क्या है, विद पावर 20+ वर्कर, विदाउट पावर 40+ वर्कर। इसका मतलब ये विद पावर विदाउट पावर का मतलब क्या होता है? विद पावर का मतलब होता है हैवी मशीनरीज जो है वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, एंड विदाउट पावर का मतलब वहां पे हैवी मशीनरीज यूज नहीं होते, वहां पे नॉर्मल वर्कर्स नॉर्मल हाथ से ही काम करते हैं, प्रॉपर, ठीक है, तो वहां पे 40+ वर्कर अगर हो तो ये फैक्ट्री घोषित किया जाता है। एंड
विथ पावर 20 प्लस वर्कर, तभी जाके इसको फैक्ट्री घोषित किया जाता है। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, फैक्ट्री मतलब वो प्रेमाइस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो रहे हो। ठीक है, विथ पावर 20 विदाउट पावर 40, याद रखना ये चेंजेस हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10+20 पढ़ के जाते थे, यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको। ठीक है, एक्सक्लूड्स मोबाइल, फैक्ट्री में वैसे भी एक्सक्लूड हो जाता है क्या, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मोबाइल यूनिट का मतलब क्या होता है, मोबाइल यूनिट का मतलब वो सेलफोन वाला मोबाइल नहीं दोस्तों। मोबाइल यूनिट मतलब मूविंग यूनिट्स, ठीक है, जो वन प्लेस से दूसरे जगह चलते हैं एंड ऑल दैट काम करते हैं। आर्मी वाले को कभी एक जगह रुकते हुए देखा है तुमने, ट्रक से कहीं यहाँ पे कहीं कभी वहाँ कहीं यहाँ, उनका पोस्टिंग होता रहता है एंड ऑल दैट। तो मोबाइल यूनिट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट तुमको ये याद रखना आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, ये फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आते। मतलब अगर पकड़ लो एक ट्रक भर के 50 सोल्जर्स जा रहे हो, तो किसी जगह पे किसी एरिया में जा रहे हो, या फिर किसी स्टैब्लिशमेंट में जा रहे हो, तो वो स्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री नहीं होता। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता। तो तुमको याद रखना है मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, रेलवे का शेड्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जो है, ये कभी भी फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आता। अच्छा, स्टेट लॉ वर्कर नंबर्स प्रिवेल इफ डिफरेंट अनटिल अमेंडेड। ठीक है, इसका मतलब ये कि स्टेट लॉ के पास पावर है इसको ओवरराइड करने के लिए। ठीक है, ये जो नंबर दे रखा है ना, विद पावर 20 विदाउट पावर 40, ठीक है, इसको ओवरराइड करने के लिए स्टेट के पास पावर है। तो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब सेंटर प्लस स्टेट मिलके काम करेंगे, और स्टेट किसी किसी स्टेट पे जहाँ पे सेंटर का ज़्यादा एक्सपर्टीज ना हो, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इन नंबर्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स नो बेटर, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को बेटर प्रकार से जान पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चीज अंडरस्टूड। ये दिमाग में रखो, एग्जामिनेशन में कभी ऐसा केस स्टडी वगैरह आ गया तो तुमको ये याद रहना चाहिए कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के बताओ, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेट लॉ बनाया तो वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, स्टेट लॉ वर्कर्स नंबर प्रिवेल्स इफ डिफरेंट अनटिल अमेंडेड। समझ में आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अगर नंबर रख दिया है तो वही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको चेंज कर दे। अब पकड़ लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2040 दिया है, अब कलकत्ता गवर्नमेंट ने कहा, मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अपने को जितना, अपने को 1020 जो है वही हमको मेंटेन करके चलना है, तो वो मेंटेन होगा। अगर वो लोग अमेंड कर दे, चेंज कर दे, तो वो चेंज कर दिया, तो ये यही होगा। फिर ये आप लोग फॉलो कर सकते हो, वरना जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिख रखा है वही लॉ फॉलो होगा स्टेट की, बिकॉज स्टेट नोज बेटर देयर स्टेट्स, राइट। चलो, फैमिली में कौन कौन आता है, वर्कर का स्पाउस आता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं इंक्लूडिंग अडॉप्टेड आते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, याद रखना, विडो, डॉटर, सिस्टर्स जो है ये सब आ जाते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड्स डिपेंडेंस विद प्रिस्क्राइब्ड इनकम, किसी का अगर कोई एक थ्रेशोल्ड के लिमिट के अंदर इनकम हो तो वो डिपेंडेंट तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर पकड़ लो फादर एक जो है लेबरर है, लेकिन सन जो है आईटी इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट कैसे रहा फादर के ऊपर, तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है। तो समझ में आ रहा है, जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंट हम लोग वो नहीं करेंगे, और तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट देखकर ही ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो फैमिली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, फैमिली में सब आ चुके, याद रखना, दादाजी दादी जी सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अडॉप्टेड भी, ठीक है, वर्कर स्पाउस एंड ऑल दैट। अच्छा, गो डाउन तो तुमको पता है, गो डाउन किसको नहीं पता बेटा, गोडाउन में, गोडाउन मतलब वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग आर्टिकल्स। ठीक है, चलो, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग करेंगे, जो कंप्लाइंसेस को फैसिलिटेट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करता, ये फैसिलिटेट भी करता है। अब रोल शिफ्ट हो चुका है, अब वो फैसिलिटेट करता है कि प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हो, ठीक है, कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से हो रहे हो, एडवाइस वगैरह जो दे रहे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नॉट जस्ट एन इंस्पेक्टर कि तुमने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये तुमको क्या करेगा बताओ, ये तुमको हेल्प करेगा टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसको कहा जाता है,
क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट में तुमको पता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो वही फैक्ट्री है, नॉट जस्ट कि तुम्हारा वर्कर वहाँ पे इतना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, treating, adapting articles, pumping oil, water, sewage, generating, transforming, transmitting power, composing and printing, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप्स, वेसल्स, प्रिवेंटिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरेज इन कोल्ड, प्रिजर्विंग या फिर स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेजेस। कोल्ड स्टोरेजेस में क्या स्टोर होता है सर? वेजिटेबल स्टोर होते हैं, सब्जियां स्टोर होते हैं, ये गवर्नमेंट फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहेंगे, जो फार्मर बैकग्राउंड के हैं उनको पता है, ठीक है। ऑल्सो मुर्दा घर वगैरह जो है वो भी, ठीक है। अदर नोटिफाइड प्रोसेसेस, याद रखियो, ऑक्यूपायर, पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री का अफेयर्स, उसको कहा जाता है ऑक्यूपायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? कहीं भी किसी भी स्टैब्लिशमेंट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होते हैं बताओ? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर है तो हेड और स्पेसिफाइड ऑफिसर रहेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फैक्ट्री अगर है तो ओनर या फिर ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर। तीनों जो है ना, तीनों जो है ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है फॉर द सेम थिंग, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्यूपायर ने या फिर तुम्हारा ओनर ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ऑक्यूपायर है या फिर जो जो ओनर है वही खुद मैनेजर बन के बैठा हो, ठीक। तो ओनर एंड ऑक्यूपायर यू कैन राइट ऑल्टरनेटिवली, लेकिन मैनेजर याद रखना, मैनेजर इज अ डिफरेंट पर्सन, इज अ डिफरेंट पोजीशन। लेकिन अगर तुम्हारे फैक्ट्री में मैनेजर है तो उसको ही हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मान के चलेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद माइंस अगर है तो ओनर या फिर उसका एजेंट। अदर एस्टैब्लिशमेंट, पर्सन सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो भी पर्सन सुपरवाइज कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, वही रहेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, याद रखना। सर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को याद रखने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि फैक्ट्री में कोई भी चीज 19-20 अगर हुआ, 19-20 का फर्क भी निकला, तो बेटा गर्दन किसका दबोचना है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, ऑक्यूपायर हो, या फिर ओनर हो, एजेंट हो, या फिर हेड और स्पेसिफाइड ऑफिसर हो, उनका ही गर्दन दबोचना है, क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लाइबल रहता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है दोस्तों वो लाइबल रहता है फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट इज बीइंग डन इन द एस्टैब्लिशमेंट। ओके। उसके बाद वेजेस का डेफिनेशन याद कर लेना है दोस्तों। ऑल मॉनेटरी रेम्यूनरेशन, सैलरी अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है सर? रिटेनिंग अलाउंस तुमको रोकने के लिए, तुमको रोक के रखने के लिए, फैक्ट्रीज में तुमको रिटेन करने के लिए जो तुमको तुम्हारा थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, उसको कहा जाता है रिटेनिंग अलाउंस। एक्सक्लूड्स लीगल बोनसेस, एमिनिटीज का वैल्यू, employers pf pension contribution, conveyance, special expenses, hra, house rent allowance, ठीक है। remuneration under award, settlement, overtime, commission, gratuity, retrenchment, retirement, ex gratia, payment on termination, ex gratia payment on termination, ठीक है। मतलब तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट किया जा रहा है जिसके कारण वश तुमको कुछ पैसा मिल रहा हो, ये एक्सक्लूड हो जाता है फ्रॉम द वेजेस, ये तुम्हारा वेजेस नहीं है। ये जो तुम्हारा एक्सक्लूडेड कैटेगरीज है ना, उसका अमाउंट अगर एक्सीड कर दे 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन, तुम्हारा जो टोटल रेम्यूनरेशन है उसका 50% से ज्यादा तुमको मिल रहा है ये सारे, तो 50% से ज्यादा कितना ज्यादा मिल रहा हो वो एक्सेस जो है वो वेजेस में कैलकुलेट हो जाता है। हम लोग वेज काउंट करने के टाइम पे वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि तुमको समझाता हूँ, पकड़ ले तेरा वेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तेरा बेसिक पे है 50 रुपीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक पे है 50 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 20 रुपीज़, ठीक है। रिटेनिंग अलाउंस है 10 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, गॉट इट? कितना हो गया? 50, 60, 70, 80 रुपीज़ हो गया।
80 का 50% कितना होता है? 40 होता है। अब देखो, पकड़ ले, तेरे को लीगल बोनस मिला, क्या मिला? लीगल बोनस। अभी जो तुमको बोनस मिला अगले 60 रुपए का बोनस मिल गया तुमको, 60 रुपए का बोनस। तुम्हारा सब कुछ मिला के 80 बनता है वेजेस, लेकिन तुमको बोनस मिल गया 60 रुपए का। तो कितना एक्सेस में मिला है? 50% ऑफ तुम्हारा जो ये वेजेस है उसका 50 निकालेंगे हम लोग, 50% निकालेंगे। कितना होता है 50% निकालेंगे? तो 50% अगर निकालेंगे तो होता है 40। तो 40 के ऊपर कितना हो रहा है तुम्हारा एक्सक्लूड्स कैटेगरी में जो है वो कितना हो रहा है? मतलब 20 हो रहा है ना? तो इस 20 को हम लोग ऐड कर देंगे विद 80। 20 को हम लोग 80 के साथ ऐड कर देंगे। क्या है समझ में? ये तुम्हारा बेसिक पे बन जाएगा और ये तुम्हारा रह जाएगा बोनस का 40। समझ में आ रहा है? तो जो एक्सेस में निकलता है ना वो हम लोग ऐड कर देते हैं विद द वेजेस। एक्सेस एडेड टू द वेजेस, याद रखियो। चलो उसके बाद वीक 7 डे पीरियड स्टार्टिंग सैटरडे मिडनाइट, डेफिनेशन है। अच्छा, वर्कर person employed for manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical, supervisory work for hire includes working journalists, sales, promotion employees, ठीक है। excludes armed forces member, police, prison staff, managerial, administrative staff, supervisory staff earning more than 18,000 per month, ठीक है। और नोटिफाइड अमाउंट, नोटिफाइड मतलब अगर फ्यूचर में नोटिफाई किया गया हो तो ये सारे जो है वर्कर के कैटेगरी में नहीं आएंगे अगर 18,000 से ज़्यादा वो लोग क्या कर रहे हैं बताओ, अर्न कर रहे हैं तो। आई होप इट्स क्लियर। ठीक, अब आएगा तुम्हारा चैप्टर का लीगल प्रोविजंस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, कितना वैलिडिटी है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ देखो। ऑब्लिगेशन है सारे नए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, मस्ट अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 60 days टू रजिस्टरिंग ऑफिसर। लेट एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड, लेकिन एडिशनल फीस के साथ, ठीक है। तो जितने भी नए एस्टैब्लिशमेंट उनको 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी डिटेल्स मस्ट इंक्लूड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स एंड फीस जो है ये आपको देना होगा। ठीक, एप्लीकेशन कैसे कैसे करना है। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट, ऑफिसर रजिस्टर्स एंड इशूड इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम कंडीशंस, ठीक है। अब सुनो एक चीज, ये कैसे होता है ऐसे है कि बगल में तेरा कोई एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, तू कल से काम स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, या फिर काम स्टार्ट कर लिया, पकड़ ले, ठीक। अब जैसे ये कोड जो है कमेंस हो गया, ठीक है, इनैक्ट हो के कमेंस हो के पूरा का पूरा मतलब जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक। तो तब से 60 डेज के अंदर अंदर तुमको करना ये था कि तुमको एप्लीकेशन जो है ड्रॉप करना है कि मेरे यहाँ पे इतने इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ये रहे डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी फॉर्म में डिटेल्स मांगेंगे वो सब कुछ भर के आपको देना होता है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आएगा, ठीक। अब देखो, डीम्ड रजिस्टर्ड का एक प्रोविजन होता है, इसका मतलब ये है कि कभी कभार पकड़ ले ऑफिसर जो है ना उसने तुझको रिप्लाई बैक नहीं किया। इफ ऑफिसर फेल्स टू एक्ट इन टाइम, एस्टैब्लिशमेंट इज डीम्ड रजिस्टर्ड, सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाता है, ठीक है। ऑफिसर लेट हो चुका है, तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया वो, तो तुम जाके घूस खिलाओगे उसको, नहीं, ऑटो जनरेट हो जाता है तुम्हारा। एक घूस वाला जो चक्कर है ना पूरा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है यहाँ पे, ठीक। ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी रहेगा कि अगर इसमें कुछ कमी है इस एप्लीकेशन में तो वो ऑन टाइम बताए, अगर नहीं बताया तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, पकड़ ले तेरा कोई चेंज हुआ है, जो तेरा लेबर का वर्कफोर्स है उसमें कोई चेंजेस आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन दे सकते हो ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट पर्टिकुलर्स, जो भी चेंजेस हुआ है विद इन 30 डेज ऑफिसर अमेंड सर्टिफिकेट। तो 30 डेज के अंदर अंदर तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुम्हारा चेंजेस हुआ, पकड़ ले किसी वर्कर को निकाल के दूसरे वर्कर को घुसा दिया, या फिर कोई मैनेजमेंट के बंदे को रिप्लेस कर दिया, कुछ भी ओनरशिप चेंज हो गया वगैरह वगैरह, तो सर्टिफिकेट तो इनवैलिड हो जाएगा पहला वाला। तो इसमें अमेंड करने के लिए तुमको रीअप्लाई करना होगा चेंजेस के लिए, ठीक है। री एप्लीकेशन फॉर उसका नहीं, अमेंडमेंट के लिए, चेंजेस के लिए एप्लीकेशन करना होगा, ठीक। अच्छा,
ये हो चुका है कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, याद रखना। क्लोजिंग ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जैसे तुम्हारा स्टैब्लिशमेंट क्लोज हो जाए, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म ऑफिसर एंड सर्टिफाई ऑल वर्कर्स ड्यू पेड विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजर। जैसे तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गया, 30 डेज के अंदर अंदर जितने भी ड्यूज थे उसको क्लियर कर देना होगा तुमको। ऑफिसर रिमूव्स कैंसिल रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज, उसके बाद 30 डेज के अंदर तुम इंटीमेट करोगे, उसके बाद 30 डेज रहेगा किसके पास? ऑफिसर के पास। ठीक है, 30 + 30 60 हो रहा है यहाँ पे, याद रखना। पहला 30 यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट 30 60 हो रहा है। ठीक है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर ऑफिसर रिमूव्स कैंसिल रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज, कैंसिल हो जाता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। तुमको कैंसिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तुम ऑफिसर को बताओ 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे तुमने बंद कर दिया तुम्हारा स्टैब्लिशमेंट, 30 दिन के अंदर ऑफिसर को बताओ कि सारे ड्यूज वगैरह हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद ऑफिसर तुम्हारा कैंसिल कर देगा। ठीक है, रिमूव कैंसल्स रजिस्ट्रेशन। ठीक, deemed cancelled, if officer fails to act, certificate is deemed cancelled, auto generated, officer responsible for failure। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऑफिसर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर वो टाइमली एक्ट नया ना कर पाए तो तुम्हारा डीम कैंसिल, तुमने अप्लाई किया कैंसिल के लिए, या तो तुम कैंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो तुम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दोनों केसेस में अगर ऑफिसर टाइमली काम नहीं कर पाए तो ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुमको सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली अगर ऑफिसर टाइमली तुमको ना दे पाए। अगर तुम्हारे बंद करने के लिए तुमने अप्लाई किया, वो भी ऑटो जनरेट हो जाएगा अगर ऑफिसर टाइमली एक्ट ना कर पाए तो। ठीक है, कितना बड़ा सुविधा है, मतलब ये चेंजेस जो है ना, क्या ही बताएं, बहुत डेंजर। अच्छा, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, फ्रॉडुलेंटली तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? देखो, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस सप्रेशन कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, सेक्शन 94 प्रोसिक्यूशन के तहत प्रोसिक्यूशन होगा, बट रजिस्ट्रेशन रनिंग अनअफेक्टेड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड रनिंग अनअफेक्टेड रहता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है, तुमने अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया वगैरह तो, लेकिन उसके तहत तुम्हारे ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। बाय फ्रॉड इनएफेक्टिवनेस, ऑफिसर में रिवोक तुम्हारा जो है आफ्टर हियरिंग एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का बात सुन के ऑफिसर को अगर लगा पकड़ ले तूने फ्रॉड वगैरह किया है एप्लीकेशन वगैरह, तो ऑफिसर रिवोक कर लेगा तुम्हारा पूरा बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, विद इन 60 डेज, याद रखना। अच्छा, prohibition on employment without registration, employer cannot hire if establishment not registered or appeal against cancellation, revocation, dismissed। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन ना किया हो तो तुम क्या नहीं कर सकते बताओ? हायर ही नहीं कर सकते। सर हायर नहीं करेंगे तो लिस्ट में लिखेंगे किसका नाम? इफेक्टिव कब होगा? जब तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशन का, तब इफेक्टिव होगा ना। तुमने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, तुमने वैसे ही इनको रख के तुम काम चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग स्टैब्लिशमेंट, पकड़ लो जो पहले से स्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी है उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर अदर स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लॉज आर डीम्ड रजिस्टर्ड अंडर OSHWC कोड। ठीक है, OSHWC कोड कौन सा है? यही कोड, यही कोड दोस्तों, टेंशन ना लो, ये OSHWC कोड। ठीक, दिखा दिया तुमको, वरना बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते कि सर ये कौन सा करा दिया आप। कंडीशनल और प्रोवाइडिंग डिटेल्स। ठीक है, तो तुम पहले से स्टैब्लिश्ड अगर हो अलग अलग लॉज के अंदर, तो तुमको स्टैब्लिशमेंट करने की, मतलब फिर से तुमको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द अर्लियर लॉज। ठीक है, अब तुम्हारा चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? याद रखियो, अपील करना पॉसिबल है अगेंस्ट द ऑर्डर। एग्रीव्ड पर्सन कैन अपील ऑर्डर्स टू एपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, विद इन 30 डेज। लेट अपील पॉसिबल है अगर सफिशिएंट कॉज तुम दिखा पाओ तो, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर तुमको जो भी ऑर्डर मिला हो ऑफिसर से, तुमको सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर दो। ठीक है, सर 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए उसका रीज़न तुमको बताना होगा। सफिशिएंट कॉज दिखाओ, अगर सफिशिएंट कॉज तुम दिखा पा रहे हो तो ठीक है, कोर्ट वाले जो है मान सकते हैं। डिस्पोजल, अपीलेट अथॉरिटी हियर्स डिस्पोज अपील विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट। 30 दिन के अंदर अंदर उनको सुनना भी होगा, डिस्पोज भी करना होगा। कितना डेंजर रूल्स बना दिया अभी देखो।
Notice of commencement and cessation of operations. Employer obligation must send notice to AG before commencing any industry. AG मतलब कौन सर? AG, OG, AG, OG, AG, OG, लो जी सुनो जी, गाना है ना एक, याद आ रहा है? मैं हूँ मनमोजी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मैंने शायद मिक्स कर दिया दो गाना। अच्छा, एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल भी हो सकता है एंड स्टेट भी हो सकता है। Commencing any industry, trade, businesses, manufacturing or occupation also intimates cessation, मतलब अगर खोल रहे हो तब भी बताना है, अगर बंद करे हो तभी बताना है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन करना होता है मोड। ये सबसे बेस्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, समझ में आ रहा है? फिजिकली जाके नाम मिल के इलेक्ट्रॉनिक तुम लोग सबमिट कर रहे हो, यहाँ पे करप्शन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, आज मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा दोस्तों। कितना टाइम हुआ है? 40 मिनट का क्लास हम लोगों ने ले रखा है, तो थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा। आई होप कि तुम लोग इतने तो समझदार बच्चे हो जो होमवर्क करके आओ। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो है, जनरल ड्यूटीज, स्पेसिफिक ड्यूटीज, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये है होमवर्क, ये वाला पोर्शन जो है ये होमवर्क रहेगा आपके लिए दोस्तों। इतना तक सर होमवर्क करें हम लोग? यहाँ तक कर लो, चलो यहाँ तक कर लो, काफ़ी है। ये होमवर्क रहेगा, इसको घर में रीड करना है, ठीक है। एकदम पागलपन नहीं करना है कि नहीं रीड करेंगे सर, करा देंगे कल, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग कहते नहीं है स्कूल में, रीड करो घर में बैठ के, तो रीड करना है, अपने आप इंटरप्रेट करना है, सीखना है, ठीक। कोई डाउट हो तो हम तो है ही ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।